आज हम करेंगे अपना चैप्टर 2 इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। सो बेसिकली हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं तो उसमें कर क्या रहे हैं हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं, अपना ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखते हैं, फिर उसको रन कराते हैं। सो ब्लॉक ऑफ कोड है क्या? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सो बेसिकली इसमें सी प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब हमारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो हम इसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन। ओके, इसको जानना बहुत जरूरी है। सो एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन इंट एंड इंट गिव्स इंटीजर वैल्यू, इंट फ्लोट गिव्स। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम दो वेरिएबल के बीच में, चाहे वो एक इंटीजर वेरिएबल है और दूसरा इंटीजर वेरिएबल है, इसके बीच में जब हम क्या कहते हैं ऑपरेशंस करवाते हैं, सपोज हमारे पास एक इंटीजर है 2 और दूसरा इंटीजर अगेन हमारे पास 2 है। मैं अगर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करवाता हूँ 2 + 2 सपोज, सो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। सो इन दिस केस हमें एक इंटीजर लिया 2, अगेन इंटीजर लिया 2, इन दोनों को मैंने ऐड कराया, मुझे आउटपुट मिला 4 जो कि अगेन एक इंटीजर है। सो यही बात ये कह रहा है कि इंट एंड इंट गिव्स इंटीजर वैल्यू। एंड अगर हम एक इंटीजर लेते हैं अगेन 2 और इस बार हम लेते हैं 3.5 एक फ्लोट वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5.5। सो इन दिस केस हमें फ्लोट वैल्यू मिली। तो हमने क्या करा, एक 2 को जो कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट 3.5 को हमने लिया, उसके बीच में ऑपरेशन कराया, हमें फ्लोट वैल्यू मिली। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक फ्लोट वैल्यू लूँ, फ्लोट वैल्यू मतलब बेसिकली होता है डेसिमल वैल्यू। अगर मैं एक फ्लोट वैल्यू अगेन लेता हूँ 2.5 और अगेन लेता हूँ मैं कोई 3.2 ले लेता हूँ सपोज मैं, तो 2.5 + 3.2 कितना होगा? 5.7। सो इट विल गिव अ फ्लोट वैल्यू। सो कहने का मतलब यही है कि जब भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, अगर हम किसी दो इंटीजर के बीच में कराते हैं तो आउटपुट में इंटीजर ही मिलता है हमें। अगर हम एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू के बीच में कराते हैं सो हमें आउटपुट में फ्लोट वैल्यू मिलती है, और अगर मैं एक फ्लोट वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू में कराता हूँ तो मुझे फ्लोट वैल्यू ही मिलेगी। आगे हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है वैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, अब बाकी आप और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे कि एक इंटीजर है 5, दूसरा इंटीजर है 2, मैंने इन दोनों को डिवाइड करा तो मुझे आउटपुट मिला 2। यहाँ पे 2 क्या है? इंटीजर है, और 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इसके बीच ऑपरेशन हुआ डिवीजन का, मुझे आउटपुट क्या मिला? 2 जो कि इंटीजर है। सो दो नंबर जो कि इंटीजर है उसका आउटपुट भी इंटीजर ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5.0 ये क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू मतलब एक डेसिमल वैल्यू, उसका मैंने ऑपरेशन करवाया ना, डिवीजन करवाया। ऑपरेशन में आपका क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी। तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाया मैंने और डिवाइड करा मैंने 2 से जो कि एक इंटीजर है। एक फ्लोट वैल्यू का जब एक इंटीजर से डिवीजन हुआ तो हमें आउटपुट क्या मिला? 2.5। तो ये तो कमाल की बात है, हमें क्या मिला? एक फ्लोट वैल्यू मिली। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमने एक इंटीजर लिया, अगेन इंटीजर लिया, मैंने इसको डिवाइड कराया, मुझे आउटपुट मिला 0। ठीक है, सो ये इंटीजर वैल्यू है। एंड जिसको इंटीजर नहीं पता तो आप जान लीजिए इंटीजर होते क्या है, जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, C-1 +1 0, ये ऑल सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 2.0 लिया है, तो इस 2.0 जो कि क्या है? फ्लोट वैल्यू है, इसको मैंने डिवाइड करा 5 जो कि इंटीजर है, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू और एक इंटीजर के बीच में ऑपरेशन क्या होता है? एक फ्लोट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, बेसिकली वो क्या रहा है कि एक मैंने वेरिएबल बनाया ए। सो मैंने क्या करा कि इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 3.5। ये तो इनजस्टिस है सर। आपने तो अभी कहा कि जो इंट होता है वो करता क्या है? इंट एक वेरिएबल है, इंट एक वेरिएबल ए को एक इंटीजर बकेट बनाता है। इसका मतलब कि अगर ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है तो वो इंटीजर टाइप की होगी। बट यहाँ पे आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ए एक इंटीजर वेरिएबल है और आप स्टोर करा रहे हैं एक फ्लोट वैल्यू को। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने ए को एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, बट आप स्टोर जब फ्लोट वैल्यू करवाते हैं तो उससे असर नहीं पड़ता है, वो वापस आपको क्या करेगा? वो जो ए वेरिएबल है वो इस 3.5 को एक इंटीजर कंसिडर करेगा, एंड अगेन ये 3 समझेगा इसको, यानी जो वैल्यू स्टोर कराएगा वो 3 होगी, ना कि 3.5। यहाँ पे देखिए फ्लोट ए = 8। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मैंने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराया है ए के अंदर, बट मैंने डिक्लेयर कराया कि ये फ्लोट वेरिएबल है। तो क्या होगा कि ये 8 को स्टोर नहीं करेगा, 8.0 को स्टोर करेगा। ओके, इस पूरी फ्लोट वैल्यू को। ओके, ना आगे देखते हैं हम अपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते क्या हमारे। सो हमने अभी बात किया कि हमारे पास 3 टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंड वो कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो हम टाइप कन्वर्जन देख चुके हैं, मीन्स टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं अपना अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में।
आगे हम फर्दर बात करेंगे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी बात करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है क्या? Arithmetic instructions are the set of instructions which perform basic arithmetic operations such as addition, subtraction and few more. जो भी हम बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो हम करवाते हैं ऑपरेशंस वगैरह, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और इस ऑपरेशन को कराने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंट b इक्वल टू 2, इंट c इक्वल टू 3। आप क्या देख रहे हैं कि मैं इन दोनों के बीच ऑपरेशन करा रहा हूँ। मैंने एक z नाम का वेरिएबल बनाया इंट z, अगेन मैंने b इंटू सी करा, यानी कि इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन कराया। तो ये करेक्ट है, बट मैं इसको अगर इसी तरीके से लिख दूँ इंट जेड और यहाँ पे बी इंटू सी को एक वेरिएबल बना दूँ और जेड में स्टोर कराऊँ तो गलत होगा ये। एक बार से हम अपने वी एस कोड में देखते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ। सपोज मैंने बनाया एक वेरिएबल ए विच इज़ इक्वल टू, मैंने 12 ले लिया, सपोज 12 नहीं, छोटा नंबर लेता हूँ कोई मैं, 2 ले लिया। एंड मैं क्या करता हूँ, एक इंट बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसको मैं ले लेता हूँ 3। अब मैं क्या करता हूँ कि एक सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ कि ए इंटू बी, इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड यहाँ पे इसका हम डाल देंगे कॉलिंग ए इंटू बी। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कॉल कर लिया हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस करके सेव करा हमने, इसे रन कर दिया। सो अब देख रहे हैं कि आउटपुट में आ गया 6। आउटपुट में आ गया 6, ये देखिए इसका ये आउटपुट, ये आ गया 6। सो यहाँ बेसिकली क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, इंट ए इक्वल टू 2 और इंट बी इक्वल टू 3, दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने क्या करा, एक अगेन सी वेरिएबल बनाया। मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया 2 इंटू 3, मतलब ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन करवाया। कौन सा ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जाके सी में स्टोर होगा और मैंने सी को कॉल कर लिया, ठीक है, इसके फॉर्मूले से। सो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इसके ऑपरेशन से मैंने जो यहाँ पे कर रखा है फंक्शन जो कर रखी है उसको कॉल कर लिया मैंने यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बीच में ऑपरेशन हो गया ए और बी के बीच में। बट मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, ए इंटू बी, इस बार मैं ए इंटू बी को वेरिएबल बना लूँ और मैं इसको सी में स्टोर करा दूँ, और इस बार मैं ए इंटू बी को ना सी को कॉल करूँ मैं, क्या मुझे सी मिलेगा? तो अगर मैं इसे सेव कराऊँ कंट्रोल प्लस एस करके, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये रेड लाइन शो कर रही है, मतलब ये गलत है, प्रॉब्लम्स दिखा रही है। क्या प्रॉब्लम दिखा रही है? ही एक्सपेक्टेड ए आइडेंटिफायर सी इज़ अनडिफाइंड। इसका मतलब यह है कि आपने सी को डिफाइन नहीं करा है, सी को अनडिफाइंड करा है। कहने का मतलब यह है कि ये रॉन्ग वे है। ये क्या है? ये रॉन्ग वे है टू मेक वेरिएबल। और ये कह सकते हैं कि हम इस तरीके से ऑपरेशन नहीं करा सकते। मतलब आप सोच रहे हैं कि क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि जो हमारा इक्वल टू वाला साइन है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो क्या करेगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी वैल्यू इसमें डालेगा, बट यहाँ पे तो ऑपरेशन हो रखी हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इस साइड आना चाहिए। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे कि हमने क्या करा, इसको पलट दिया तो पूरी कहानी ख़राब हो गई। यहाँ पे ये हमारा ये रॉन्ग दिखा रहा है, इट इज़ रॉन्ग वे टू मेक वेरिएबल। तो आपको ये यही बात समझानी है मेरे को आपको कि हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए हम इंट जेड नाम का वेरिएबल बनाते हैं एंड अगेन क्या कराते हैं, जेड में हम बी इंटू सी करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वापस से इस जे वेरिएबल में देख रहे हैं कि अब नीचे मैंने क्या करा, उसको पलट दिया मैंने, बी इंटू सी को मैं यहाँ पे ले आया हूँ और जेड को यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैं जेड की वैल्यू बी इंटू सी में स्टोर करा रहा हूँ तो नहीं होगी स्टोर, ठीक है। यही बात आपको समझानी थी। सो ये बेसिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन था हमारा। एंड आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। अब देखिए अपने मैथ्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई क्वेश्चन आ जाता है, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये हमने जो दे रखी है, ये इस तरीके से जो दे रखा है मैंने, ये अगर इस टाइप की क्वेश्चन अगर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे सबसे आगे वाला होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं हम। सबसे पहले हम प्रायोरिटी ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशन करेंगे मतलब। अब फिर देंगे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हम डिवीज़न को, तो हम इन दो इसको इसका डिवाइड कर देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे हम,
तो इसके बाद जब डिवाइड होकर आएगी वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बॉड मास रूल का अप्लाई करते हैं मैथ्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट अगर हम सी प्रोग्राम के अंदर इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे बॉड मास रूल का अप्लाई नहीं करते हैं। वहाँ पे हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या कहता है कि हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे कि हम जैसे बॉड मास रूल में हम प्रायोरिटी दे रहे थे इस बेस पे कि जो आगे होगा, सपोज ब्रैकेट है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस बेस पे हम प्रायोरिटी दे रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है यहाँ पहले से डिफाइन है, आपको देखना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलर, ये मॉड्यूलर का साइन है, मैं आगे बताऊंगा इसको, इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं कि जहाँ भी दिखे पहले इसको सॉल्व करूँ। एंड अगेन सेकंड प्रायोरिटी देते हैं हम प्लस माइनस को। एंड थर्ड प्रायोरिटी टू आर इक्वल साइन, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक बार बताइए, अगर हम अपना VS कोड खोल लें, यहाँ पे मैं अगर कहूँ स्लैश स्लैश, हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 + 2 डिवाइड बाय 2 -3 × 6, तो इसे हम सी प्रोग्राम के अंदर बॉड मास रूल तो सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपना जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है किसकी है, वो डिवीज़न की है और मल्टीप्लिकेशन की है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे और अपना आउटपुट निकाल लेंगे। बट अगर मैं कहूँ ऐसा हो जाए, कैसा कि अगर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हैं वो सारे अगर एक साथ आ जाएं, सपोज हमारे पास है 8 × 3 एंड डिवाइड बाय 3। सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों ऑपरेटर आ गए, जबकि हमारा जो ऑपरेटर एसोसिएटिव क्या कहता था, हमारा जो मतलब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहाँ गया, फ्रॉम करंट स्लाइड बैक करता हूँ। ये रहा हमारा चार्ट। सो बेसिकली जो हमारा ये चार्ट था क्या कहता था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलर के साइन की, एंड सेकंड प्रायोरिटी होगी प्लस माइनस की, एंड थर्ड प्रायोरिटी होगी इक्वल टू साइन की, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की। बट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये दोनों के दोनों आ गए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर भी किसको प्रायोरिटी देंगे अब, क्योंकि अगर ऐसा होता कि प्लस माइनस होते तो हम इसको सेकंड प्रायोरिटी देते, बाकी इसको फर्स्ट दे ही रहे हैं हम। बट हमारे पास तो ऑपरेशन सारी इसी की आ गई हैं फर्स्ट प्रायोरिटी की, अब इनमें भी हम किसको प्रायोरिटी दें पहले। जैसे कि हमारे पास ये है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों की दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी की हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में हम किसको प्रायोरिटी पहले दें, हम पहले 3/3 करें या फिर 8 × 3/3 करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम जिस रूल का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल। सो हम उसको पढ़ते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल को, जो बताएगा हमें कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हम देखते हैं अपना ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। सो व्हाट ऑपरेटर एसोसिएटिविटी से कि ऑपरेटर ऑफ हायर प्रायोरिटी आर इवेल्युएटेड फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस, ऑन द अदर हैंड डिफाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंट विल बी इवैल्यूएटेड इन एन एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल का यूज़ करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। तो हमारे पास ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 8 × 3/3, जिसमें हमारे पास हायर प्रायोरिटी के एक साथ सारे आ जाते हैं, तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन करते हैं। मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन था इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, ना कि राइट टू लेफ्ट करेंगे। मतलब अगर हमारे पास हायर प्रायोरिटी के सारे आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट करते हैं, चलो 8 × 3 क्या होगा 24। तो बेसिकली क्या करेंगे 24। अब 24 आगे क्या है, डिवाइड बाय 3, ठीक। अब इसको करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये है हमारा सॉल्व करने का तरीका बाय ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि आपके पास जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें आपके हायर प्रेफरेंस के सारे ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है आपको, ठीक। कहाँ से करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। सो मैंने 8 × 3 करा क्योंकि पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट की ओर, एंड उसके बाद क्या आ रहा है डिवाइड। तो मैंने मल्टीप्लाई करा आ गया, अगेन डिवाइड बाय 3। अब फिर लेफ्ट टू राइट करेंगे 24 ÷ 3 8। ओके, सो यही हो रहा है हमारे पास ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, यही कहता है हमें। एंड नाउ हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन।
हमने पढ़ा था 3 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो हमारा जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जिसको हम आगे पढ़ने वाले थे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, अब देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इज यूज्ड टू डिक्लेयर टाइप ऑफ वेरिएबल टू बी यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम अपना वीएस कोड भी समझते हैं। हमारे पास इंट ए एक वेरिएबल है, जिससे मैंने कोई वैल्यू स्टोर कराई 3। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने एक जो ए वेरिएबल बनाया है उसका मैंने टाइप डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर करा है? एक इंटीजर डिक्लेयर करा है। मैंने इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन भेजी है, ये क्या इंस्ट्रक्शन है कि एक टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है मेरी। ये क्या है? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे ए मेरा वेरिएबल है और इसका टाइप इंटीजर है। तो यही टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कहता है कि आप जब अपने वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कर देते हैं तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। एंड आगे हम देखते हैं, इसी को थोड़ा फर्दर देखते हैं कि एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि इंट बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। एंड अगेन यहाँ पे फ्लोट, ये फ्लोट है, ये भी क्या है? एक वो है, टाइप है हमारा। और इंट क्या है? टाइप है हमारा। सो अ डिक्लेरेशन टाइप स्पेसिफिकेशन इज यूज एज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इसको एक कॉल करते हैं तो आपको 3 मिल जाएगा, बट इंट लिख के नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये इंट पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये बस आपको बताता है कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, मीन्स ये एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो रन क्या होता है? रन एक्चुअली a=3 होता है, नॉट इंट होता है। ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, मतलब ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब देखते हैं अपना कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। द कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड इन द सी लैंग्वेज हेल्प अ यूजर टू स्पेसिफाई अ प्रोग्राम कंट्रोल्स फ्लो। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, पहले देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है। इसके लिए हम वापस से अपना वीएस कोड खोल लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है सी प्रोग्राम, उसके अंदर कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, मैंने इंट =3 नाम का जो मैंने सपोज वेरिएबल बनाया था, आगे बनाते हैं इंट बी इक्वल टू, मैंने 2 बनाया मैंने। एंड क्या करा मैंने? इंट सी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने a+b करा दिया, एक ऑपरेशन कराया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि इस सी को कॉल करा नीचे मैंने printf, ये भैया ऑपरेशन करके दो मैं। समझिए, ध्यान से समझाते हैं कैसे हमारा जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है हमारे एक प्रोग्राम के अंदर। एंड a+b कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर लिया एंड इसे रन करा दिया हमने, तो हमें आउटपुट मिल गया 5। 5 क्यों मिला? अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जब ये सी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, इंट मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मतलब कोड यहाँ से रन होना स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले तो 3 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, इसका डिफाइन कर दिया टाइप इंट, ए में जाके स्टोर हुई, अगेन 2 बी में स्टोर हुआ। ठीक, हम टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हम, बॉटम मतलब नीचे। ठीक है, तो हम टॉप से नीचे की ओर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? पहले 3 में जा रहा है, फिर 2 में, ए में 3 जा रहा है, फिर अगेन बी में 2 जा रहा है, एंड अगेन क्या हो रहा है, फिर जो ए बी की वैल्यूज जो गई हैं वो वापस सी में जा रही हैं। कैसे? ए में जाएगा, बी में जाएगा, दोनों में ऑपरेशन होगा, वो सी में चले जाएगा। हमने सी को कॉरस्पॉन्डिंग वाले को नीचे कॉल कर लिया ऑपरेशन को, एंड वो हमें क्या हो गया, वो ऑपरेशन हमें नीचे मिल गया 5 होकर के। ठीक है, बट अगर मैं इसके सीक्वेंस को तोड़ दूँ, इसका मतलब मैं इंट b=2 को ऊपर ना डिफाइन करके मैं इसको नीचे डिफाइन करता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंट b=2। तो अब देखिए क्या होगा, अब ऐसा होगा ना, मैं इसे कंट्रोल+s करके सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है ये रेड कलर का। एक मिनट, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल कर दिया है, हाँ, कंट्रोल+s से मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है रेड कलर का। किस पे दिखा रहा है? ये बी पे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? देखिए लिख के आ रहा है आइडेंटिफायर बी इज़ अनडिफाइंड। कह रहा है कि जो ये बी नाम का जो वेरिएबल है ये अनडिफाइंड, अभी तक प्रोग्राम को पता ही नहीं कि बी है क्या, ये क्या है, मतलब उसका टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, इसका इंटीजर है, फ्लोट है, आपने डिक्लेयर नहीं करा बी को। क्योंकि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है ऊपर से नीचे की ओर रन करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, जब यहाँ इंट मेन फंक्शन स्टार्ट होगा तो 3 जो कि एक इंटीजर है वो ए में जाएगा। अगेन नीचे सी नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है, उसमें हमने क्या करा, a+b कराया। ए की वैल्यू से पता है a=3, बट बी तो इसको पता ही नहीं है, बी कहाँ से लाएगा ये थोड़ा
चेक करना पड़ेगा कि हाँ बी तो डिक्लेयर करा है नहीं उन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कॉल भी कर लिया गया है बी को, बट हमने बी को नीचे डिक्लेयर करा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो आपको इसके ऊपर करनी चाहिए, Ctrl+X करके यहाँ पे कट करा मैंने, सॉरी Z Ctrl+C, एंड देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। अब ये एरर नहीं दिखाएगा, एंड सेव करता हूँ, तो देखिए एरर नहीं दिखा रहा है ये। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये हमारा प्रोग्राम होता है ऊपर से नीचे को रन करता है। अब इसे पता है कि जो 2 है वो बी में गया है, और अगेन यहाँ पे जो बी है ये वाला बी है, ऊपर वाला। मतलब हमारी जो डिक्लेरेशन होती है उसको ऊपर करना जरूरी होता है। आप किसी भी ऐसे रैंडम वेरिएबल को नहीं ले सकते जिसको आपने डिक्लेयर नीचे कर रखा है, ठीक है। आपको उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी हमारी प्रोग्राम की कंट्रोलिंग होती है। हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसकी कंट्रोलिंग ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ही होती है। सो ये हमारा था कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कहता है द कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड इन सी लैंग्वेज हेल्प यूजर टू स्पेसिफाई प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। द कंट्रोल स्टेटमेंट हेल्प यूजर स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम। इतना जो लाभ लाभ लिख रखा है मैंने उसको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के भी टाइप होते हैं कुछ। पहला है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, थर्ड लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और फर्दर आएगा स्विच केस वगैरह जो भी। तो आप देखिए हमारे पास ये 4 टाइप्स के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि इस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के 4 टाइप्स हैं। अब फर्दर उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।